आज से हम लोगों को देखना है कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को देखना है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। हम लोग ने अभी देखा था कॉम्प्लेक्स विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसमें हमने वीबीटी को देखा था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। हम देख लेंगे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इसमें दो टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, दो टाइप की ज्योमेट्री है, ये आपकी पॉसिबल होती है। ठीक है, पहली होती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तब रहेगी जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। और दूसरी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, और ये ज्योमेट्री तभी आपकी पॉसिबल होती है जब हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहता है आपका ये। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कुछ एक एग्जांपल। जैसे हमने यहाँ पर पहला एग्जांपल उठाया NiCl4-2। निकेल का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना होता है भाई, 28 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8। ये हो गया आपका। अब हमें यहाँ पर बनाना है Ni+2। क्यों बनाना है? Cl पे -4 है, उस तरफ पहुंच जाएगा +4 हो जाएगा, और उसमें से -2 गया तो कितना बचा? +2 बचा। तो निकिल की वैलेंसी यहाँ पर +2 हो गई है, और ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट से दो इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर निकालोगे। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आप ये दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर निकालोगे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d8। और ये हो गया 4s, 4p और 4d। ये आपके एम्प्टी हो गए, 0 0 0 लिख दिया। चलिए, अब 3d को हम यहां पर बना लेते हैं। डी में हमें मालूम है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये होगा हमारे 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे? 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है नहीं है Cl, तो ये हुन्स रूल को फॉलो करेगा, है ना। तो इसीलिए पहले हमने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन भर दिए सेम स्पिन से, और फिर उसके बाद पेयरिंग करिए। अब यहां आ गया आपका ये 4s, ये था कौन? 3d8। ये हो गया 4s0, फिर हो गया 4p, और फिर हो गया 4d। हालांकि हमें 4d की यहां पर जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट करना है? 4 ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट करना है। क्यों? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? ये S और 3p ये मिलकर आपका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब बाकी का हम इसे बना सकते हैं। तो भाई हमने ये बनाया, इन सब में बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन भर देंगे जैसे ऊपर भरे हुए हैं। ठीक है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन हमने ये भर दिए, और यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल हमने यहाँ पर डाल दिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाया। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। और इसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को एक और नाम दिया जाता था, क्या नाम दिया जाता था? स्पिन फ्री, या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? तो ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक है
तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकल कर आएगा, कितना होगा भाई मैग्नेटिक मूवमेंट? 2.9। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2.9 Bm। फॉर्मूला आप जानते हो, n+2 अंडर रूट। ठीक है, शेप अगर हम बनाने को बोल देंगे तो शेप कैसा बनेगा? तो ये रखा निकल, दो हमने क्लोरीन यहां पर लगाए, कैसे? प्लेन में, और एक हो गया प्लेन के बाहर की ओर, आपकी स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ, और एक हो गया स्क्रीन के अंदर की ओर जाता हुआ। ये हो गया इसका शेप। एंगल कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है भाई? अब हम यहां पर क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे, Cn का होल 4 -2। फिर से वही बात, निकेल का एटॉमिक नंबर 28, तो क्या हो जाएगा आपका 4s2 एंड 3d8। बाकी का पहले का आप लिख सकते हो। अब हमने क्या किया, Ni की यहां पर वैलेंसी कितनी आ रही है? +2 आ रही है, सेम वही। 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गए, लास्ट में क्या बचे हैं? 3d8, और यहाँ 4s खाली हो गया, 4p खाली हो गया, और 4d भी खाली है। ये सब खाली है, 4s खाली हो गया, 4p पहले से खाली था। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाल दिए। अब हम क्या करते हैं, 3d को यहां पर बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, 4s को बना लिया, 4p को बना लिया, 4d नहीं बना रहे हैं। ठीक है भाई, यहां हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्योंकि हमारे पास में क्या है, Cn इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड, ये एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होने की वजह से हुन्स रूल फेल हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग कर लेगा, और जब यहाँ पर ये पेयरिंग कर लेता है तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी आपकी? तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ क्या आ गया 8, और ये आपका 4s वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। और ये पड़ा हुआ आपका 4p। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये वाला d ले लिया जाएगा कि नहीं, और यहां से p को दो लिए जाएंगे, दो p रहेंगे आपके। ये क्या है आपका, ये 3d8 है, 3d8, और ये क्या है 4s, और ये 4p है, दिस इज 4s एंड 4p। ठीक है भाई? तो अब जब ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, कौन सा वाला ऑर्बिटल खाली हो गया? डी का अंदर वाला, तो यहां से हम इन्हें लेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या आ जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो सबसे पहले से क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसे बोलेंगे स्पिन पेयर्ड, स्पिन पेयर्ड, या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कहेंगे हमसे। और शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये इसका शेप हो गया। कैसा रहेगा ये, डायामैग्नेटिक रहेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 Bm, बोर मैग्नेट्रॉन। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गई बात? अब यहां एक बहुत स्पेशल पॉइंट है नोट करने लायक, द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Zn+2 इज ऑलवेज टेट्राहेड्रल। ये हमेशा टेट्राहेड्रल रहेगा। क्यों टेट्राहेड्रल रहेगा? Zn का एटॉमिक नंबर हमें मालूम है 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। अब Zn+2 अगर हमने करा तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे।
और जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो लास्ट में क्या रहेगा 3d10 और खाली कौन रहेगा 4s और 4p। Zn का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 4 होता है। 36 करना है भाई, 30 से 36 करना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 3 पेयर बनते हैं और +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। अब देखो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो डी इसका हमेशा भरा हुआ रहेगा, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता है, और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो ये कभी भी स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए dsp2, क्या होनी चाहिए, और इसका हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3। समझ में आ रही है बात, हमेशा sp3 रहेगा, तो ये हमेशा इसका शेप जो निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई टेट्राहेड्रल निकलेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गई ये बात, चलिए अच्छी बात। अब हम देखने जा रहे हैं अगली थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड ऐसा क्यों करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसा क्यों करता है कि भाई हुंस रूल को फेल कर देता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है, ऐसा वो क्यों कर रहा है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाई थी, तो इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दिया। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ी थी, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं CFT, ठीक है। पहले इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। दिस थ्योरी explain the bond formation, bond formation in a complex compound। Recording in progress. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है, देखना कितने गजब के और कितने अलग टाइप के पॉइंट्स हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये किस टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसके बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है। अच्छा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बता दी थी हमें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ी है वो ये बताती थी कि ऑर्बिटल, किसके ऑर्बिटल्स, मेटल्स के और लीगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती थी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लेकिन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी ओवरलैपिंग वगैरह नहीं होती है, देयर इज नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग होती नहीं है ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। वो ये कहते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आयनिक बॉन्ड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रही है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं है, वहां तो आयनिक बॉन्ड है, समझ रहे हो, वहां आयनिक बॉन्ड है, किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उन्होंने कहा कैसे होता है, तो उन्होंने कहा सेंट्रल मेटल एटम पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, किस पर, सेंट्रल मेटल एटम पर, और लीगेंड पर नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उनसे ये कहा गया कि भैया कुछ एक लीगेंड तो आपके न्यूट्रल होते हैं, तो उन्होंने कहा अगर कोई लीगेंड आपका न्यूट्रल होता है, अगर कोई लीगेंड न्यूट्रल होता है तो वो कैसा होना चाहिए, वो पोलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो पोलर होगा, ठीक है भाई। उन्होंने कहा जुड़ने के लिए कोई ना कोई चार्ज तो होना चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल होता है, कैसे होता है, उन्होंने कहा सेंट्रल मेटल एटम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो लीगेंड आएगा तो Cl नेगेटिव, जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। उन्होंने कहा अगर मान लो नेगेटिव चार्ज नहीं है तब क्या होगा, तो उन्होंने कहा फिर इसे पोलर होना चाहिए, जैसे H2O, जैसे NH3, ये सब क्या होते हैं, ये सब पोलर होते हैं, और पोलर होने की वजह से क्या होता है, इन पर दो ऑपोजिट एंड पर ऑपोजिट चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो जरा इस बात को समझो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना यह है कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं, और आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं तो एक्चुअल में ट्रू सेंस में देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड के शेप को तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, ना वहां हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू अभी आपको कॉमन सेंस में समझ लेना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से
आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हो। तो शेप भी नहीं होना चाहिए, पर शेप होता है यहाँ पर। कैसे होता है उसे अभी हम यहाँ पर समझेंगे। हाँ, कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो यही कह रही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन है। ठीक है। अब इस थ्योरी को भी हम हल्का फुल्का क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि इसने उस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया जिसका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन दे पा रही थी। वो थी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का बिहेवियर, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है, तो उसके बारे में ये थ्योरी बता रही है। तो पहले आगे हम समझ लेते हैं, फिर जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम उसे लगाकर यूज करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो यहाँ कुछ ना कुछ रिपल्शन होता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। भाई सेंट्रल मेटल एटम में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी, लिगेंड के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। और रिपल्स करने की वजह से यहां पर एनर्जी इंक्रीज होगी। किसकी? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स की यहां पर एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और लिगेंड जैसे ही अप्रोच करेगा, किसे अप्रोच करेगा? टू सेंट्रल मेटल एटम एट 90 डिग्री, but all d orbitals are not at 90 डिग्री। so some orbitals will which are at x axis, जो कि dx और dz यानी एक्सेस पर होते हैं, डायरेक्टली फेसेस लिगेंड, तो वो eg ग्रुप बनाते हैं, while T2G ग्रुप इज नॉट फेसिंग लिगेंड। इसका क्या मतलब होता है देखिए, अभी हाली आपको समझ में आ जाएगा। समझते हैं हम यहाँ पर CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके लिए लगा रहे हैं हम ये? सबसे पहले कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का शेप कैसा होता है? बीबीटी में हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल होता है। हमने ये रखा सेंट्रल मेटल एटम, ये एक हमने एक ये डंडी खींची है यहाँ पर, बिल्कुल सीधी खींच देते हैं इसे, ये आ गई। ठीक है, दो ऐसे क्रॉस में खींच देंगे। ठीक है, और ये ऑक्टाहेड्रल शेप बना है। अब इन सब पर क्या लगाओगे आप बेटा? लीगेंड लगाओगे। सारे लीगेंड एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं? 90 डिग्री ईच। हर कोई एक दूसरे से 90 डिग्री ईच पर है, सभी 90 डिग्री पर है। ठीक है, अब जरा इस बात को हम लोग यहां पर समझेंगे, एक बॉक्स के थ्रू समझेंगे हम इस बात को। देखो भाई, ये एक क्यूब नजर आ रहा है आपको? ये क्यूब नजर आ रहा है आपको? ठीक है, इस क्यूब में हम ये मानते हैं कि हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? और इसे अगर अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करें, थोड़ा सा कैसे एक्सटेंड करें? इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये कर दिया। ठीक है, इस वाली लाइन को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ये हो गई है भाई। और इस वाली लाइन को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ये नीचे की हो गई। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? ठीक है, तो ये वाली कौन सी एक्सेस हो गई? एक्स एक्सेस। ये वाली कौन सी एक्सेस हो गई? वाई एक्सेस। और ये कौन सी एक्सेस है? जेड एक्सेस।
क्या ये बात समझ में आई है? अब देखो, अगर हम लीगेंड को यहां पर लेकर आएंगे तो हमारा लीगेंड कहां कहां पर आएगा? 90 डिग्री में तो यही आ सकता है, एक्स एक्सिस पर, एक जेड एक्सिस पर, और एक कहां आ सकता है? वाई एक्सिस पर। एक लीगेंड यहां आएगा, एक लीगेंड यहां आएगा, और एक लीगेंड यहां आएगा। भाई ये वाला जो है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जेड एक्सिस पर है, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस पर है, और ये कौन सा है? एक्स एक्सिस पर है ये लीगेंड। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो हमने एक क्यूब के यहाँ पर कॉर्नर्स पर इन लीगेंड को रखकर इसे हमने बना दिया ताकि आपको ये समझ में आए। अब डी ऑर्बिटल हम जानते हैं, डी ऑर्बिटल हमारा कैसे, डी सबशेल कैसे बना होता है, और उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या उनके नाम याद हैं? तो ये होता है डी एक्स वाई, ये होता है डी वाई जेड, ये होता है डी जेड एक्स, ये होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कैसे बनता है? तो ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपकी? वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई हमने नाम रखा है, तो ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस में आपका ये मौजूद होगा कि नहीं? तो हम इसे क्या बोलेंगे? डी एक्स वाई। अच्छा, डी वाई जेड बनाना है हमें, तो ये वाई एक्सिस हो गई है, और ये कौन सी एक्सिस हो गई है? जेड एक्सिस हो गई है। तो हम यहां पर इसे बना लेंगे ऐसे, तो ये क्या बन गया? डी वाई जेड। ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस हो गई है। डी जेड, डी जेड एक्स, तो जेड एक्सिस ये आ रही है, और जो एक्स एक्सिस है वो ऐसे में आ रही है। इसका ये ऑर्बिटल हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया, तो ये हो गई है एक्स एक्सिस और ये हो गई है जेड, तो ये क्या बन गया? डी जेड एक्स। इन तीनों ऑर्बिटल्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये तीनों ऑर्बिटल्स को कहा जाता है प्लेनर ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है? प्लेनर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और ये तीन का सेट होता है, और जब ये तीन का सेट होता है बेटा, तो हम इसे बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं? T2G। ये प्लेनर ऑर्बिटल। अब हम आ जाते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर। तो ये एक्स एक्सिस बनाई हमने, ये वाई एक्सिस बनाई है। अब जब स्क्वायर लग जाता है तो ये कहां बनते हैं? ये बनते हैं एक्सेस पर। किस पर बनते हैं? एक्सेस पर। और डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर कैसा जाएगा आपका? ये जाएगा, और यहां पर ये गोला बन जाता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। इसे हम क्या बोलते हैं? डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। ये दोनों जो ऑर्बिटल्स रहते हैं इन्हें कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये कहां पर मौजूद है? एक्सिस पर है। और ये तीनों है किस पर? प्लेन पर। ये एक्सिस पर नहीं है, ये प्लेन पर है ये ऑर्बिटल्स, इसलिए इन्हें प्लेनर ऑर्बिटल कहा जाता है। और इसे एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है ईजी। क्या नाम दिया जाता है? ईजी। तो एक T2G ग्रुप होता है और एक होता है ईजी ग्रुप। ये दो ग्रुप्स आपको याद रखना है, ये दो ग्रुप्स आपको यहां पर याद रखना है। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात? अच्छा, एक्सेस पर कौन है? ईजी ग्रुप है। अब ये जो लीगेंड आ रहे हैं, ये लीगेंड कहां पर आ रहे हैं बेटा? कहां पर आ रहे हैं? एक्सिस पर आ रहे हैं, और एक्सिस पर आ रहे हैं तो यहां पर रिपल्शन गलेगा। भाई जो लीगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, जो लीगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं बेटा विशाखा, जो लीगेंड्स यहां पर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, और इनमें और सेंट्रल मेटल एटम के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब लीगेंड या तो कहां से आएंगे? प्लेनर की तरफ से अप्रोच करेंगे, प्लेन की तरफ से अप्रोच करेंगे। और अगर प्लेन की तरफ से अप्रोच किया तो प्लेनर ऑर्बिटल के सामने होंगे लीगेंड, और अगर एक्सिस से अप्रोच किया तो ये किसके सामने होंगे? एक्सियल ऑर्बिटल के सामने होंगे। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लीगेंड किसके सामने से आ रहे हैं? एक्सियल के सामने से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो एक्सियल के सामने से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स हैं इन्हें ज्यादा रिपल्शन को फेस करना पड़ेगा कि नहीं? इन्हें ज्यादा रिपल्शन को फेस करना पड़ेगा। जबकि आपके
जो आपके प्लेनर ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर कैसा रिपल्शन होगा, इनके अंदर रिपल्शन कम लगेगा। तो कौन से ग्रुप को ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में? एक्सियल ऑर्बिटल्स को। किसे फेस करना पड़ रहा है? इन्हें ज्यादा आपका फेस करना पड़ रहा है रिपल्शन। और जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो बताओ एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिपल्शन से अनस्टेबिलिटी आ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कम एनर्जी ज्यादा स्टेबल, रिपल्शन ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई? हाई हो गई, बढ़ गई है। ठीक है, तो यहां पर अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं और इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी अभी कैसी थी? सेम थी। कैसी थी? बात समझ में आई है? इनकी एनर्जी लेवल कैसा था? सेम था। थोड़ा सा हम इसे और नीचे से बना लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। इनका एनर्जी लेवल अभी कैसा था? पांचों का सेम था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब रिपल्शन गलेगा, जब यहां पर रिपल्शन गलेगा, रिपल्शन देखो एक्सियल में भी गलेगा और प्लेनर ऑर्बिटल में भी गलेगा, तो इन सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जिसके सामने होंगे ये लिगेंड उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी ये 5 में से 2 की एनर्जी बढ़ गई है और 3 की एनर्जी भी बढ़ी है लेकिन कम बढ़ी है। तो यानी 3 का आपका ये अलग बन जाएगा। 3 का एनर्जी लेवल अलग होगा और 2 का एनर्जी लेवल अलग होगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं आई है? भाई सारे के सारे ऑर्बिटल्स को हमने 2 ग्रुप में बांट लिया। ये हो गए आपके T2G और ये हो गए EG ग्रुप। अब जो लीगेंड आया, लीगेंड कहाँ आ रहा है? एक्सिस से आ रहा है सामने, और एक्सिस से सामने आ रहा है तो एक्सियल पर आपकी ज्यादा रिपल्शन गलेगा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। रिपल्शन तो T2G पर भी पड़ेगा पर इसकी एनर्जी कम बढ़ेगी, उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो यानी ये आपका ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी का था अब स्प्लिट हो गया, 2 अलग अलग एनर्जी के लेवल में स्प्लिट हो गया आपका। ये जितने ऑर्बिटल्स थे सब सेम एनर्जी के थे, पर जैसे ही लीगेंड आया तो ये स्प्लिट हो गए 2 अलग अलग एनर्जी के लेवल में। 2 अलग अलग एनर्जी के लेवल में ये स्प्लिट हो गए, एक ये और एक ये। ठीक है, ऊपर वाले को हमने बोल दिया EG ग्रुप और नीचे वाले को बोल दिया हमने T2G ग्रुप। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अब हम ये मानते हैं, क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि सपोज करो एक हाइपोथेटिकल इनका एनर्जी लेवल ये है, हमने ये मान लिया। तो इस हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल को हम कहते हैं बेरी सेंटर। क्या कहते हैं? बेरी सेंटर। देखो बड़ा दोनों का एनर्जी लेवल है, पर हम ये मानकर चलते हैं कि ये एक अपने आप में एक हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल है। हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक एनर्जी लेवल है। कौन? बेरी सेंटर। समझ में आई बात? तो हम ये मानते हैं कि जब लीगेंड आए, जब यहां पर लीगेंड आए तो लीगेंड के आने से क्या हुआ? तो लीगेंड के आने से कुछ ऐसा हुआ कि EG ग्रुप की एनर्जी इंक्रीज हो गई और T2G ग्रुप की एनर्जी डिक्रीज हो गई। ठीक है, बात समझ आई है? अच्छा, पहले जब इनकी एनर्जी सेम थी तो हम इसे बोलते थे डी जनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते थे? डी जनरेट ऑर्बिटल। तो डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है द ऑर्बिटल्स विच हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहां डी जनरेशन की गायब हो गई। नाउ नो डी जनरेट ऑर्बिटल। अब ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स नहीं बचे हैं और यहां पर इनकी क्या हो गई है? स्प्लिटिंग हो गई है। क्या हो गई है? ये ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई है। इसीलिए हमने से क्या नाम दिया थ्योरी को? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहां पर लीगेंड के अप्रोच करने पर यहां पर क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। और ये स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होती है कि हम ये मानकर चलते हैं कि इस पूरे की एनर्जी, एक बार मैं फिर से बेरी सेंटर को यहां बना लेता हूं। ये 5 है और इनकी स्प्लिटिंग हो गई है, इसकी भी स्प्लिटिंग हो गई है। अब देखो
यहां से अगर बेरी सेंटर को मैं ये लाइन यहां पर ये खींच लूं बिल्कुल सीधी है, तो आपको यहां दिखाई देगा यहां एनर्जी गैप कैसा है, ज्यादा है, और यहां एनर्जी गैप कैसा हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। ये थोड़ी लाइन मेरी ऐसी चली गई है, चलो इसे यहां से बनाते हैं, बिल्कुल सीधा बनाते हैं। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो हम ये मानकर चलते हैं कि इनका जो टोटल एनर्जी लेवल है वो है 10 dQ का, 10 dQ। ठीक है, या इसे डेल्टा ओ भी कहते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, या हम इसे बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे CFSE। ये टोटल होती है 10 dQ। इसमें ओ जो है, ओ क्या दिखाता है, ऑक्टाहेड्रल को। किसे दिखाता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है ये कितनी है, ये है 10 dQ की। कितने की है, ठीक है। अब हमें 10 dQ करना है, तो एक जगह यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो यहां अगर आपका -12 dQ रखा है, तो यहां में +12 dQ रखना पड़ेगा एनर्जी को। कैसे, जरा समझ। 10 dQ को हमें बांटना है, कहाँ एनर्जी ज्यादा है, ऊपर वाले में, तो हम इसे दे देंगे +6 dQ, और नीचे वाले में कम है तो हमने इसकी कर दी -4 dQ। -4 dQ। अब जरा समझना, 4 का हमने 3 में मल्टीप्लाई किया, भाई नीचे कौन है, 3 ऑर्बिटल्स है कि नहीं है, तो 4 3 का क्या हो गया, तो 12 dQ एनर्जी क्या हो गई, कम। और ऊपर हमने दे दी 6 dQ। ऊपर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो 6 2 का क्या हो गया, 12, तो +12 dQ हो गई। तो ये माना जाता है कि ये आपका जो बेरी सेंटर होता है, बेरी सेंटर से ये 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी, जो हाइपोथेटिकल सेंटर है, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हर एक ऑर्बिटल कितनी कितनी कम करता है, -4 dQ, 4 dQ, 4 dQ। और ये एनर्जी उठाकर पूरी किसे दे दी जाएगी, जिसकी एनर्जी बढ़ी है, यानी ऊपर वालों को। अब ऊपर वाले 2 को देना है, 3 से लिए, तो 6 dQ 6 dQ दोगे, यानी जो चेंज आ रहा है वो 10 dQ का आ रहा है। बात समझ में आ गई, इसने 12 dQ एनर्जी कम करी है, इसने 12 dQ एनर्जी गेन करी है। हाँ, एक एवरेज मानकर चलते हैं कि बेरी सेंटर एक एवरेज है, तो इनकी एनर्जी कम हुई है और इसकी एनर्जी, ऊपर वालों की जिसने ज्यादा रिपल्शन फेस किया उसकी एनर्जी यहां पर इंक्रीज हुई है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ एक यहां पर मैं पॉइंट लिख दूं, वो पॉइंट क्या है, वो होता है डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल, दिस degeneracy is maintained if the negative charges, if the negative charges present around the central metal atom, central metal atom or ions forms a spherical spherically symmetrical field. On reaching ligand no longer symmetrical,
सो degeneracy splits. The pattern of splitting depends on the nature of crystal field exerting its influence on central metal atom. समझ में आई बात नहीं आई? ये जो डिजेनरेसी होती है ये कैसे मेंटेन रहेगी? तो जब नेगेटिव लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आता है, ठीक है, यहां पर जो नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड बनाते हैं, और लीगेंड जैसे ही इनके पास आएगा, तो लीगेंड आएगा तो उसके रिपल्शन की वजह से क्या होगा, उसी के रिपल्शन की वजह से तो यहाँ स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। जैसे ही आपका लीगेंड आएगा तो यहां पर सिमेट्रिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, सिमेट्री नहीं बचेगी, और डीजनरेसी जो रहती है वो स्प्लिट हो जाती है, अब डीजनरेट नहीं रहे, स्प्लिटिंग हो जाएगी। और पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग किस बात पर डिपेंड करेगा? ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड के नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो कितना इंफ्लुएंस डाल रहा है किस पर? सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना इंफ्लुएंस डाल रहा है। समझ में आ गई ये बात? तो कल अपन इसके बारे में और बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, फिर और अच्छे से समझाएंगे।